हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं सिविल सपोर्टिव यूट्यूब चैनल। आज हम हाइड्रोलिक्स का नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने हाइड्रोलिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रखा है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा हो चैप्टर नंबर 1 तो आप देख सकते हैं। ये हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट डिप्लोमा सिविल और मैकेनिकल दोनों ही स्टूडेंट के लिए होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट सिलेबस सेम है, तो आप पढ़ सकते हैं। बीटी यूपी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है दोनों ही सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो आप चाहे सिविल के स्टूडेंट हो चाहे मैकेनिकल के, तो इस सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया है तब तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोलिक सब्जेक्ट का बेस है। अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो पूरे सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है तरल पदार्थों के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तरल तरल पदार्थ के अनेक गुण हैं, परंतु विषय द्रव इंजीनियरिंग मुख्यतः पानी से संबंधित है। तो किसी तरल पदार्थ के कुछ प्रमुख गुण निम्न है। कौन कौन से गुण हैं जिनको इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं? श्यानता। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। कोई भी पदार्थ जितना ज्यादा श्यानता रहेगी वो उतना ही ज्यादा गाढ़ा रहेगा, और जो जितना कम गाढ़ा रहेगा वो उतना ही कम उसकी श्यानता रहेगी। जैसे बात करते हैं पानी और शहद की, तो शहद ज्यादा गाढ़ा होता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं शहद की श्यानता ज्यादा है, और पानी उससे कम गाढ़ा होता है तो पानी का जो श्यानता है वो कम है। तो कल को आप 1 लीटर पानी और 1 लीटर शहद को गिरा देते हैं तो वो क्या होगा कि जो पानी है वो ज्यादा दूरी तक बह के जाएगी, जबकि जो शहद है वो वहीं पास में ही रह जाएगी, वो ज्यादा दूरी तक बह के नहीं जाएगी। तो इसमें होता क्या है कि शहद गाढ़ा होने की वजह से कि शहद का एक लेयर दूसरे लेयर पे फिसलता नहीं है, वो उसको गाढ़ा होने की वजह से एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर के फिसलने का विरोध करता है, और जिसकी वजह से यह ज्यादा दूर बह के नहीं जा पाता। और जब श्यानता कम होती है तो एक लेयर के ऊपर द्रव के एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर का फिसलने का विरोध कम करती है। जब कम विरोध करती है तो वो ज्यादा दूर तक बह के चला जाता है। ठीक है, तो अब बेसिकली श्यानता जब भी आपके दिमाग में आए तो समझिएगा कि गाढ़ापन से है। जो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा वो उतना ही ज्यादा वो श्यानता होगी। तो चलिए डेफिनेशन क्या कहता है वो पढ़ लेते हैं। श्यानता की डेफिनेशन है कि श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की एक सतह यानी कि एक लेयर का दूसरी लेयर पर फिसलने में विरोध होता है। तो श्यानता में क्या होता है कि तरल का एक लेयर दूसरी लेयर पे फिसलने का विरोध होता है, जैसा कि हमने शहद और पानी के एग्जाम्पल से समझा कि शहद की श्यानता ज्यादा होती है। अर्थात तरल की श्यानता उस तरल के कणों की विकृति करने की आपेक्षिक सरलता या कठिनता की माप है। यानी कि श्यानता में होता क्या है कि जब जैसे शहद गिर गया है तो शहद जो है कि ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा पानी के कंपैरिजन में। तो क्या होगा कि जो शहद के कण है उसको विकृति करने में यानी कि आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही होगी, जबकि पानी के कण को आगे बढ़ने में कठिनाई कम हो रही होगी। तो किसी कण के विकृति करने या आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही है या सरलता हो रही है, इसका माप जो है श्यानता कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो कम श्यानता वाले तरल अधिक सरलता से बहते हैं। तो जिसकी श्यानता कम रहेगी वो अधिक सरलता से आसानी से बहेगी। तो श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। जो जितना ज्यादा श्यानता जिसकी जितनी ज्यादा रहेगी वो ज्यादा दूर तक बह के नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका एक लेयर दूसरे लेयर पे फिसलने का विरोध करता है, आगे बढ़ने का विरोध करता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि विस्कोसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर लेयर। ठीक है, इट मे बी, ये क्या है? आई है। ठीक है, it may be defined as the property of liquid which deform its resistance to shearing stress, determine its resistance to shearing stress। ठीक है, तो बेसिकली फिसलने का विरोध करता है तो श्यानता कहलाता है। तो गाढ़ेपन से याद रखिएगा। यहाँ पे पिक्चर में आप देखिएगा, जैसे कि श्यानता, इस पिक्चर में आप देखिए कि श्यानता है किसी एक फ्लूइड है जिसकी श्यानता 20 है, आगे चल के श्यानता 30 हो गई, ये 40 हो गया और 50 हो गया। तो सबसे कम श्यानता वाले जो है कि ये लिक्विड है, तो इसमें एक साथ जो है कि एक कांच की गोली डाली गई।
तो जब कांच की गोली एक साथ डाला गया तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, मान लीजिए 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद कम श्यानता वाले में कांच की जो गोली है वो ज्यादा दूरी ट्रेवल कर गई, क्योंकि ये गाढ़ा कम था। तो गाढ़ा कम था तो जो है कि रेजिस्टेंस नहीं लगा, कोई अवरोध नहीं लगा। अब इसका गाढ़ापन ज्यादा है तो वो ज्यादा दूरी ट्रेवल नहीं कर पाई। इसका और ज्यादा गाढ़ा है तो इसकी वजह से और ज्यादा जो है दूरी नहीं ट्रेवल कर पाई। और श्यानता जिसकी 50 है, सबसे ज्यादा गाढ़ा होने की वजह से ये कांच की गोली और ज्यादा अंदर तक 2 सेकंड के वही सेम टाइम फ्रेम में ज्यादा दूर तक बह नहीं पाया। तो ये श्यानता इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। वहीं पे हम समझ सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल से, जब हनी है, हनी को या फिर मैपल सीरम को सिरका है, कॉर्न का सीरम है, और डिश सॉप है, बर्तन धुलने का जो साबुन होता है डिश वॉश, तो वो सॉप, जब इसको गिराया गया तो आपने देखा कि जो डिश सॉप है वो जस्ट इसको सतह पर आने के लिए 4 सेकंड, 4.6 सेकंड का वक्त लगा। मैपल जो सिरप है उसको 1.33 का, क्योंकि ये गाढ़ा कम था, ये इसके कंपेरिजन में ज्यादा गाढ़ा था। और कॉर्न सिरप और हनी है, तो अब इसमें देखते हैं हनी को, कॉर्न सिरप को ज्यादा वक्त लग रहा है फिर, और हनी को और भी ज्यादा वक्त लग रहा है। जो भी जितना गाढ़ा सब्सटेंस होगा उसको बहने में उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा या उतना ही अवरोध होगा। तो श्यानता का मतलब गाढ़ेपन से है, दिमाग में रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं तल तनाव या पृष्ठ तनाव की। तो पृष्ठ तनाव या तल तनाव बेसिकली क्या है, किसी भी जल का, किसी भी फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी है। तो होता क्या है कि जल की एक प्रॉपर्टी है जिसमें वह अपने सरफेस एरिया को, कांटेक्ट सरफेस को वो कम से कम रखने का प्रयास करता है, सरफेस एरिया को कम से कम रखने का प्रयास करता है। तो हमेशा जब भी आपने पानी की बूंद देखा होगा तो पानी की बूंद गोल आकार नहीं रहती, कभी भी चौकोर, त्रिभुजाकार या फिर और दूसरे शेप में नहीं, वो गोल आकार ही लेती है। जैसे कि आप पत्तों पे भी पानी की बूंदें देख पा रहे होंगे, तो वो हमेशा जो है गोल आकार में है। क्यों? क्योंकि गोल आकार का सरफेस एरिया जो है कम होता है। ठीक है, तो ये पानी की प्रॉपर्टी है कि वो अपना सरफेस एरिया कम रखना चाहता है। तो जब वो अपनी सरफेस एरिया कम रखता है तो उसका जो तल है, उसका जो पृष्ठ है, पानी का जो लेयर है, वह तनाव की स्थिति में आ जाता है, और इसी तनाव को तल तनाव कहते हैं। ठीक है, और यही इसी सरफेस टेंशन की वजह से पानी के ऊपर जब आप कोई पतला सा छोटा सा पिन रखते हैं या फिर मक्खी वगैरह और मच्छर वगैरह पानी की सरफेस के ऊपर आके बैठ जाते हैं, वो डूबते नहीं है। वो क्यों नहीं डूबते हैं? पानी के तल तनाव या पृष्ठ तनाव की वजह से। इसको अच्छे से समझने के लिए आप समझ लीजिए कि दूध, आपके घर पे दूध होगा, गिलास में आपने दूध, मम्मी ने दिया, आपने रख लिया उसको, और ठंडा होने के बाद दूध के ऊपर मलाई जम गई। ठीक है, अब क्या होता है, मलाई जम गई है तो जब तक कोई भी चीज, मक्खी या कुछ भी अगर उसके ऊपर आप रखते हो तो वो जब तक मलाई की परत टूटेगी नहीं तब तक वो चीज उसके अंदर डिप नहीं होगा, डूबेगा नहीं। ठीक है, सेम वैसे ही मलाई की परत की तरह ही बेसिकली गिलास पे, पानी के तल पे भी जो है एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो जब मक्खी वगैरह बैठते हैं तो उसका भार इतना नहीं होता है कि उस सरफेस को तोड़कर अंदर डूब जाए, लेकिन जब लोहे की कील या सिक्का वगैरह डालते हैं तो वो अंदर डूब जाता है, क्योंकि वो तल उतना जो है फोर्स सह नहीं पाता है। ठीक है, तो चलिए इसको डेफिनेशन से समझते हैं क्या होता है। किसी द्रव तथा गैस या फिर द्रव और दूसरे द्रव, आपस में न घुलने वाले द्रव की संपर्क सतह खिंचाव या तनाव में होती है, तथा ये संपर्क सतह एक प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह कार्य करती है, जो थोड़ा तनाव प्रतिबल सह सकती है। जैसे कि मैंने दूध का एग्जांपल दिया, तो ये भी तनाव, दूध के ऊपर जो है अगर मलाई जम गई है तो उसके ऊपर आप कुछ भी रखते हो हल्की चीज तो वो सह लेती है, वो उस पर डूबता नहीं है। जैसे झिल्ली टूटता है तो वो चीज उसमें डूब जाती है। तो सेम वैसे ही जो है कि एक प्रत्यास्थ झिल्ली का काम करता है। ठीक है, वह थोड़ा प्रतिबल जो है सह लेता है। पृष्ठ की इसी तनाव को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पानी के जो पृष्ठ की इसी तनाव को क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव बोलते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन बोलते हैं। जैसे देखिए पानी की ऊपर का जो लेयर है, इस पे जो पानी के कण है एक दूसरे से तनाव की स्थिति में है, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन पैदा हो रहा है। तो तल तनाव या पृष्ठ तनाव अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा कि यह पानी का एक गुण है जिसमें पानी अपने सरफेस एरिया को कम रखना चाहता है। कम रखने की वजह से इसके तल पर, संपर्क सतह पर एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इसी तनाव को तल तनाव बोलते हैं। सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की वो है
केशिका क्रिया या फिर केशिकत्व, कैपिलरी एक्शन या फिर कैपिलैरिटी, ये क्या होता है? दरअसल आपने देखा होगा कि पुराने समय में डेबरी या लालटेन से जो है लोग पढ़ाई करते थे, तो क्या होता है, नीचे केरोसिन ऑयल होता था, उससे बाती जो है ऐड कर दिया जाता था कॉटन के कपड़े से, ठीक है। तो तेल तो नीचे होता था, लेकिन कॉटन के कपड़ों के छिद्र, जो रोम छिद्र है, उसके जरिए जो तेल है वो ऊपर तक चला जाता था, और वो जब जलता था तो उजाला होता था। तो पानी जो तेल है वो लालटेन में तो नीचे है, लेकिन केशिका तो क्रिया की वजह से वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो यही चीज, यही प्रॉपर्टी कि तरल के अपने तल से ऊपर उठ जाने की जो क्रिया है वो केशिका क्रिया कहलाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन पहले समझते हैं कि केशिका क्रिया या केशिकत्व एक क्रिया है जिसमें एक द्रव अपने विशिष्ट गुरुत्व के अनुसार एक कम व्यास की कांच की नली में, ठीक है, अपने सामान्य स्तर से ऊपर या नीचे चला जाता है। यह द्रव कणों का आसंजन तथा ससंजन बल के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है, जिसमें द्रव कण के एक साथ ससंजन और आसंजन बल लगने की वजह से ही केशिकत्व क्रिया होती है। और केशिकत्व क्रिया में होता क्या है, अगर पतली कांच की नली जो है पानी में डाला जाता है तो वो अपने तल से ऊपर उठ जाता है, और यही अपने तल से ऊपर उठ जाने की क्रिया जो है केशिकत्व क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो जब पतली कांच की नली को पानी में डाला जाता है तो उसका घनत्व कम होता है, तो वो जो है कि ऊपर उठ जाता है, ठीक है। और जब पारे में डाला जाता है तो वो ऊपर ना उठ के उसका तल और नीचे चला आता है। तो यही कह रहा है अपने तल से ऊपर उठ जाना या नीचे आ जाना, तो ये क्रिया जो है केशिकत्व क्रिया कहलाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक बीकर में जो है कि आपने पानी ले रखा है, और पानी में जैसे ही आप जो है कि एक कैपिलरी ट्यूब जिसका साइज 12.8 मिलीमीटर से कम होगा, इसका जो इंटरनल डायामीटर होगा वो कितना, 12.8 मिलीमीटर से कम डायामीटर का पाइप जैसे ही आप अंदर डालते हैं तो वाटर के साथ क्या होता है कि ये वाटर जो है पाइप के ऊपर चढ़ जाता है, और यही अपने तल से ऊपर उठ जाना क्या कहलाता है, कैपिलरी एक्शन कहलाता है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको मरकरी में डिप करते हैं तो अपने तल से ये कुछ नीचे चला जाता है, अपने तल से नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये अपने तल से नीचे चला आता है, किसकी वजह से, कैपिलरी एक्शन की वजह से। तो जब ये अपने तल से ऊपर उठ जाता है तो इसको कैपिलरी अट्रैक्शन बोलते हैं, और जब अपने तल से नीचे आ जाता है तो इसको कैपिलरी रिपल्सन बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो सिंपल से समझिए केशिकत्व क्रिया क्या है, कि जब किसी स्थिर जल में पतली कांच की नली डाली जाती है तो जल अपने तल से ऊपर या नीचे उठ जाता है, ठीक है, ऊपर उठ जाना या नीचे गिर जाता है, तो इसी क्रिया को केशिकत्व क्रिया कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण के तौर पे आप लालटेन का जलना, ठीक है। और खेतों में आपने देखा होगा, अगर आपके घर पे खेती होती होगी तो आप क्या करते हो कि खेत में पानी भर के छोड़ देते हो, तो मेड़ के ऊपर पानी जो है कि 1-2 घंटे के बाद वो पानी मेड़ के ऊपर भी चला जाता है ना, क्योंकि जबकि पानी तो नीचे ही था लेकिन मेड़ के ऊपर जाके उस जो है मिट्टी को भी नम कर देता है। तो ये किस वजह से होता है, केशिकत्व क्रिया की वजह से होता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दाब, प्रेशर क्या होता है। प्रेशर हम जानते हैं, दाब जो है कि अगर यहाँ पे फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड में होता क्या है कि जैसे एक टंकी है, पानी की टंकी है, और पानी की टंकी में जैसे ही आप पानी भर देंगे तो पानी क्या करती है, उस टंकी के चारों तरफ दीवार पे और टंकी के तली पर दाब लगाता है, बात नहीं मारी है। और वही दाब जो है वो एक बल लगाता है, बेसिकली टंकी के दीवारों पर बल लगाता है और उसके तली पर बल लगाता है, और यही बल जो है प्रेशर या दाब कहलाता है, ठीक है। और इसी प्रेशर को अच्छे से समझने के लिए हम इकाई क्षेत्रफल में कितना दाब लग रहा है, इस दाब की गणना दाब तीव्रता कहलाती है, ठीक है। अगर पूरे दीवार पर कितना दाब लग रहा है वो तो संपूर्ण दाब हो गया, ठीक है, या फिर दाब कहलाएगा। लेकिन इकाई क्षेत्रफल पे, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे कितना दाब लग रहा है, यह दाब तीव्रता कहलाती है। तो चलिए डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं प्रेशर या दाब का। लिखा है कि तरल पदार्थों को रखने के लिए बर्तन का प्रयोग किया जाता है या फिर आवश्यकता होती है, और बर्तन की दीवार पर जो तरल के संपर्क में है प्रत्येक बिंदु पर
तरल द्वारा बल लगता है जो कि हमेशा सतह के लंबवत होता है। यानी कि देखेंगे अगर ये सतह इस तरीके से है तो जो बल लगेगा वो सतह के लंबवत हमेशा लगेगा। ये कर्व है तो ऊपर भी सतह के लंबवत बल लग रहा है। ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, तो ऊपर भी इस पे जो बल लग रहा है वो सतह के लंबवत लग रहा है। तो जो बल लगता है उसी को जो है दाब बोलते हैं। अतः तरल द्वारा सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब या फिर इकाई दाब या दाब तीव्रता कहते हैं। सिंपल सी बात क्या है कि तरल को रखने के लिए हम किसी बर्तन का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए एक पानी की टंकी है, पानी की टंकी में आप तरल को भर देते हैं तो क्या करता है कि तरल जो है पानी की टंकी पे बल लगाता है, इसी बल को जो है दाब बोलते हैं। अब लेकिन अब पूरी दीवार पर कितना दाब लग रहा है अगर उसकी गणना कर लेते हैं तो उसको टोटल प्रेशर यानी कि संपूर्ण दाब बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इकाई क्षेत्रफल पर, किस पे, इकाई क्षेत्रफल पर तरल द्वारा कितना दाब लगाया गया, यही दाब जो है दाब तीव्रता या फिर इकाई दाब कहलाता है, ठीक है। द फोर्स exerted by fluid per unit area of a surface is called pressure intensity। प्रेशर इंटेंसिटी मतलब दाब तीव्रता। तो यदि किसी तरल द्वारा किसी सतह के एक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले कुल दाब P हो, यानी कि कह रहा है कि यदि कोई तरल है और किसी एक क्षेत्रफल पर कुल दाब P लगा रहा हो तो उसकी दाब तीव्रता, क्या, दाब तीव्रता, जिसको दाब बोला जा रहा है, जिसको स्मॉल p से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल p से प्रदर्शित किया गया है दाब तीव्रता को, तो दाब तीव्रता स्मॉल p बराबर P बाई A, यानी कि संपूर्ण दाब बटे जिस सरफेस पे लग रहा है तो सरफेस का क्षेत्रफल, ठीक है। और एक चीज और ये जो दाब होता है वो हाइट पर निर्भर करता है। यानी कि किसी, जैसे कि मान लीजिए एक पतली टंकी है और ये चौड़ी टंकी है और इस तरीके से अलग अलग शेप की टंकी है, तो अगर इसकी तली पे दाब की बात करें तो इस तली पे जो दाब है आप देख रहे होंगे हर जगह एक समान है। इस वाले टंकी पे, इस वाले पे मीटर पे जो दाब है वो सेम दाब शो कर रहा है। तो यानी कि पानी जो है कितना भरा है, 1 लीटर भरा है या 10 लीटर भरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि वो इसके तली पे उतना दाब लगाएगा जितनी गहराई तक पानी भरा है, ठीक है। अगर देख रहे होंगे हर एक वेसल में जो गहराई है वो सेम है, अगर गहराई सेम है तो इसकी तली पर जो दाब लग रहा है वो भी सेम लगेगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो दाब लगता है, दाब तीव्रता जो होती है, प्रेशर इंटेंसिटी जिसको स्मॉल p से प्रदर्शित किया जा रहा है, प्रेशर इंटेंसिटी स्मॉल p वो डिपेंड किस पे करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, हाइट पर डिपेंड करता है। हाइट अगर बढ़ता जाएगा तो दाब तीव्रता भी बढ़ती जाएगी, अगर हाइट एक समान है तो दाब तीव्रता भी एक समान होगी। अब इसके बाद बात करते हैं वाष्प दाब की, यानी कि वेपर प्रेशर की। वाष्प दाब हम जानते हैं, जैसे कि कुकर सबसे अच्छा एग्जांपल है कि पानी को आप रख के गैस पे चढ़ा देते हैं तो पानी जैसे ही गर्म होती है तो वो उसके मॉलिक्यूल्स जो है, उसके अणु जो है वाष्पीकृत होते हैं, वो लिक्विड से गैस में बदल जाते हैं। और यही गैस जो है यही गैस जो है बर्तन के ऊपर वाली दीवार और चारों तरफ के दीवार और पानी के सतह पे चारों तरफ जो खाली स्पेस है उस पर दाब लगाते हैं। तो वाष्प के द्वारा लगाया गया बर्तन पे दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। और जब वाष्प दाब बहुत ज्यादा हो जाता है तो कुकर जो है उसकी सीटी ऊपर आ जाती है और वाष्प निकलने लग जाता है, और कभी कभी सीटी जाम हो तो कुकर जो है ब्लास्ट कर जाता है क्योंकि उसको गैस को निकलने का उसको जगह नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसा देखा होगा। तो वाष्प दाब क्या होता है, डेफिनेशन से समझिए कि सभी द्रव वाष्पीकृत होकर गैस बनाते हैं। तो जो सभी द्रव हैं वो वाष्पीकृत होकर, यानी कि जब उस पे गर्म किया जाएगा तो उसके अणु जो है वाष्पीकृत होंगे और वाष्पीकृत होकर गैस बनाते हैं। और सब इस प्रकार साधारण ताप पर सभी द्रवों की अपनी सतह के ऊपर अपने अणुओं को मुक्त करके वाष्पीकृत होने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर अपने अणु को वाष्पीकृत करने की प्रवृत्ति होती है, वाष्प में बदलने की जो है प्रवृत्ति होती है। बंद बर्तन में रखे द्रव के ऊपर के खाली स्थान में उस द्रव की वाष्प भरी रहती है। जैसे कुकर है, अगर बंद बर्तन है
तो जैसे ही वाष्पीकृत होगा तो वाष्प जो है उस बर्तन के ऊपर खाली जगह पे एकत्रित होती है, भरी रहती है। द्रव सतह के ऊपर एकत्रित वाष्प दाब, ठीक है, यानी कि द्रव सतह जो पानी कुकर में कुछ लेवल तक आपने पानी भर रखा है तो ये द्रव सतह, इसके ऊपर जो एकत्रित वाष्प है वो क्या करती है, दाब डालती है, और इसी दाब को वाष्प दाब कहते हैं। सिंपल से बात यह है कि अगर कोई बर्तन है जो कि बंद है और उसको टेम्परेचर और उसके अंदर कोई द्रव भरा गया है और उसका जब तापमान बढ़ाएंगे तो वो उसके अणु जो है वाष्पीकृत होकर उसी बंद बर्तन में ही इकट्ठे होंगे, और यही जो वाष्पीकृत अणु है वो बर्तन के चारों तरफ दाब डालते हैं। तो वाष्प के द्वारा बर्तन पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। सिंपल सी बात है। और देख सकते हैं टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वाष्प दाब भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो बर्तन का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो जो प्रेशर है, जो दाब है, वो भी बढ़ता जाएगा। ज्यादा दाब लगाइएगा तो वाष्प दाब भी ज्यादा लगेगा, ज्यादा तापमान बढ़ाइएगा तो वाष्प दाब भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। और कम तापमान पे पकाएंगे तो वाष्प दाब कम लगेगा। होता क्या है कि जो वाष्प के अणु होते हैं वो तापमान बढ़ने पे बहुत तेजी से बर्तन के चारों तरफ मूव करने लग जाते हैं, जो कि रैंडमली जो है बर्तन की दीवार पर दाब लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद संपीड़ितता बात करते हैं कि संपीड़ितता क्या होती है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी या संपीड़ितता तरल का गुण है जिसमें बाहरी दाब लगा के किसी भी पदार्थ के आयतन में आप कमी कर देते हैं। तो अगर किसी पदार्थ के आयतन में कमी हो जाती है तो हम कहते हैं वो संपीड़ है, कंप्रेसिबल है। बात समझ आ रही है। जैसे कॉटन है, कॉटन आपका उसका आयतन सेम इतना है, ढेर सारा है, मान लीजिए 1 मीटर क्यूब आयतन है, आप उसको दाब लगा के उसके आयतन को, कॉटन के आयतन को बहुत कम कर सकते हैं। तो इसका मतलब कॉटन क्या है, कंप्रेसिबल है, उसको दाब लगाने पे उसके आयतन में कमी हो गई। लेकिन लोहा है, लोहा 1 मीटर क्यूब लोहे की बॉल है, मान लो स्टील की बॉल है, कितना भी दाब लगाओ उसका जो आयतन है वो कम नहीं होगा क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। उसी तरीके से पानी है, 1 लीटर पानी है, आप उस पर कितना भी दाब लगा दीजिए लेकिन वो 1 लीटर ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। तो पानी को इनकम्प्रेसिबल माना गया है। लेकिन जो हवा है, जो गैस है, तो गैस क्या है, कंप्रेसिबल है, उस पर दाब लगाइएगा तो गैस दब के कम हो जाता है। कहीं देखा होगा आपने कि गैस सिलेंडर में आप जो है गैस सिलेंडर जो 5 लीटर वाला जो गैस सिलेंडर होता है, छोटा सा ही तो होता है, ठीक है, उसमें आप 5 किलो गैस जो है भर लेते हो, ठीक है। और उसमें से केवल 250 ग्राम जो है, अगर आप गैस, वो छोटे से सिलेंडर में 5 किलो गैस है, उसमें से आप 100-200 ग्राम ही गैस अगर रिलीज कर देते हो तो पूरे कमरे में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि इससे आपने दाब हटा लिया, बाहर आया तो बाहर दाब कम है, वायुमंडलीय दाब है, तो पूरे कमरे में फैल गया, ठीक है। और वही पूरे कमरे में जो गैस फैला हुआ है उसको आपने दबा के एक सिलेंडर में भर लिया तो उसका आयतन कम हो गया। आपने जैसे ही दाब लगाया उसका आयतन कम हो गया। तो लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड पे आप कितना भी दाब लगा लीजिए उसके आयतन में कोई कमी नहीं होती है, इसलिए लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड माना गया है। लेकिन गैस की बात करें तो गैस का आयतन देख लीजिए, पहले जो है बर्तन में कुछ इतना है, लेकिन हमने जैसे ही दाब लगाया तो ये पिस्टन जो है दब गया और इसका आयतन कम हो गया, गैस के आयतन कम हो गया, इसके जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे वो थोड़े पास पास आ गए, ठीक है। तो जिससे क्या हो गया कि गैस हम जान गए कि कंप्रेसिबल है, यानी कि संपीड़ है। तो डेफिनेशन से समझते हैं। संपीड़ितता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल पर बाह्य बल लगाने पर इसके आयतन में कमी आ जाती है, ठीक है। तो बाह्य बल लगाने पर अगर किसी पदार्थ के आयतन में कमी आ जाती है तो वह यही कमी उस पदार्थ की संपीड़ितता कहलाएगी। अगर कमी नहीं आती है तो संपीड़ नहीं है, हम बोलेंगे कि पदार्थ क्या है, असंपीड़ है। The property of the property by virtue of which fluid undergoes the change in volume under the action of external pressure is known as compressibility. यह कमी वाष्पों तथा गैसों में अत्यधिक होती है, यानी कि बाह्य दाब लगाने पर उसके आयतन में जो कमी होती है वो वाष्प और गैस में अत्यधिक होती है, परंतु द्रव में नगण्य होती है, बहुत कम होती है, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि होती ही नहीं है। तो द्रव में नगण्य होती है। गणितीय रूप से संपीड़ को आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है।
संपीड़ितता को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के रूप में गणितीय तरीके से व्यक्त किया जाता है। तो फिलहाल कंप्रेसिबिलिटी का मतलब आप समझिएगा कि बाह्य बल लगाने पर अगर उसके आयतन में परिवर्तन आ जाता है तो वो पदार्थ जो है संपीड़ है, उसमें कंप्रेसिबिलिटी का गुण है। अब बात करते हैं आपेक्षिक आयतन या फिर आपेक्षिक विशिष्ट आयतन के बारे में। आपेक्षिक आयतन या फिर विशिष्ट आयतन। विशिष्ट आयतन क्या है? इसको स्मॉल भी से प्रदर्शित करते हैं। और आपेक्षिक आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बटे द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान या फिर संहति। तो देखिए यहाँ पे लिखिए कि तरल के इकाई संहति, संहति का मतलब द्रव्यमान सेम है, मास, ठीक है ना। ये तरल के इकाई संहति के आयतन को आपेक्षिक आयतन कहते हैं। यानी कि किसी तरल के इकाई आयतन, यानी कि 1 किलोग्राम कोई पदार्थ है, कोई तरल है, वो जितना भी आयतन घेरता है वही आयतन आपेक्षिक आयतन कहलाता है। ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम आप लोहा ले लीजिए और 1 किलोग्राम रुई ले लीजिए, तो कौन सबसे ज्यादा आयतन घेरेगा? रुई सबसे ज्यादा आयतन घेरेगा। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि इसका 1 किलोग्राम वेट तो सेम है, जो द्रव्यमान है वो लोहा और रुई का सेम है, लेकिन लोहा कम आयतन घेरेगा लेकिन रुई ज्यादा आयतन घेरेगा। तो जो ज्यादा आयतन घेरता है उसका अपेक्षिक आयतन ज्यादा है। ठीक है, तो इकाई द्रव्यमान में जितना भी आयतन जो आयतन घेरता है कोई तरल, वह उस तरल का आपेक्षिक आयतन कहलाता है। ठीक है, इसको स्मॉल भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसकी जो इकाई होती है वो होती है मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो मीटर क्यूब में हो गया और जो द्रव्यमान हो गया वो किलोग्राम में हो गया। तो इसकी इकाई जो यूनिट होती है मीटर क्यूब पर किलोग्राम होती है। ठीक है, और इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस दोनों ही 1 किलोग्राम का ले लिया। 1 किलोग्राम सॉलिड ले लिया, 1 किलोग्राम लिक्विड और 1 किलोग्राम गैस। तो सॉलिड जो है कम आयतन घेर रहा है, यहाँ पे पिक्चर से देख सकते हैं, और जो लिक्विड है वो ज्यादा आयतन घेर रहा था सॉलिड के कंपेरिजन में, और गैस उससे भी ज्यादा आयतन घेर रहा है। तो हम कह सकते हैं आपेक्षिक आयतन सबसे ज्यादा गैस का होगा, फिर लिक्विड का होगा और फिर सॉलिड का होगा। ठीक है, तो आपेक्षिक आयतन बेसिकली क्या है कि इकाई द्रव्यमान में जितना भी पदार्थ आयतन घेरता है वह आयतन जो है उस पदार्थ का अपेक्षिक आयतन कहलाता है। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का है वो है तरल पर तापमान तथा दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन ए फ्लूइड। तो सबसे पहले देखते हैं गैसों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने से इसका आयतन बढ़ता है और घटने से इसका आयतन घटता है। तो जो गैस होते हैं अगर उसका तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन भी बढ़ जाता है। यही कारण है, आपने देखा होगा गर्मियों के समय में अगर आप साइकिल के टायर में आप हवा भर के गए होते हैं तो और धूप में आपने साइकिल खड़ा कर रखा है तो उसमें तापमान बढ़ने की वजह से, धूप लगने की वजह से साइकिल के टायर में के अंदर जो गैस भरा हुआ है, जो हवा भरी गई है, उसका आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ता है तो साइकिल का टायर जो है ब्रस्ट कर जाता है अगर कमजोर होता है, और तापमान घटने पर इसका आयतन भी घट जाता है। बात करते हैं दाब का गैसों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमें पता है कि गैस जो है कंप्रेसिबल होता है, तो गैस पे जैसे ही आप दाब लगाएंगे, ठीक है, जैसे ही दाब लगाएंगे गैस दब जाती है, उसका आयतन कम हो जाता है। ठीक है, तो दाब बढ़ाने पर आयतन कम होता है अर्थात संपीड़न होता है, और दाब घटाने पर आयतन घट जाता है। तो गैस पर ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है और दाब बढ़ाने पर घट जाता है आयतन गैसों के लिए। उसी तरीके से बात करते हैं द्रवों के लिए। तो द्रवों में बेसिकली ताप और दाब का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत कम प्रभाव पड़ता है, नगण्य प्रभाव पड़ता है। तो लिखिए दाब के अधीन इनमें आयतन में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतः यह परिवर्तन नगण्य माना जाता है। और वहीं पर ताप का प्रभाव, ताप के बढ़ने या घटने पर प्रभाव भी, ताप के घटने या बढ़ने का प्रभाव भी द्रवों के आयतन पर नगण्य होता है, अतः तापमान परिवर्तन का भी द्रव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यानी कि इस टॉपिक से हमने ये सीखा कि द्रव पर चाहे तापमान बढ़ा लीजिए घटा लीजिए, चाहे दाब घटा लीजिए बढ़ा लीजिए, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन गैस है तो गैस में तापमान बढ़ाएंगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, तापमान घटाएंगे तो आयतन भी गैस का घट जाएगा। वैसे ही दाब है,
तो दाब लगाएंगे तो वो उसका आयतन कम हो जाएगा, दब के कम हो जाएगा, और दाब हटाएंगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये थे चैप्टर नंबर 2 के सारे टॉपिक्स हमने कवर करा है। अगर आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, आई होप कि आपने पूरा जो है कि वीडियो लेक्चर देखा है, तब आप मेरे को सुन पा रहे हैं। तो अगर आपने पूरा लेक्चर सुना है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके लिखिएगा। ठीक है, उस पर भी मैं जो है कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।